लोग तुम लोग कैसे हो। बैड सन के पार्ट 2 में तुम लोगों का स्वागत है। रिकैप टाइम। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि पिल्दू ने उस बुली को पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया होता है और सीसीटीवी फुटेज देख के वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहां पे ताइगू आता है जो उसे जान से ही मार देता है और वो कहता है कि पिल्दू अपना रास्ता खुद बना लेगा। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले सियोनवा ग्रुप के हेडक्वार्टर के सामने दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें ताइगू को दिखाया जाता है और वो गार्ड से कहता है तुम लोग मुंह बनाना बंद करो, जितनी बार तुम लोगों को देखता हूँ ऐसा लगता है किसी के मैयत पे आया हूँ। और तभी एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है आप अंदर नहीं जा सकते। और इसके रिप्लाई में वो कहता है मैंने एक मजाक किया, इसकी वजह से तुम लोग मुझे निकाल दे रहे हो, हटो मेरे रास्ते से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और इसके रिप्लाई में वो गार्ड कहता है हमारे पास ऑर्डर्स है, आज की मीटिंग सिर्फ डिसाइनेटेड मेंबर्स ही अटेंड कर सकते हैं। और इसके रिप्लाई में वो कहता है मैं कैंग ताइगू हूँ, सियोनवा ग्रुप का तीसरा बेटा। और इसके रिप्लाई में वो गार्ड कहता है मैं जानता हूँ लेकिन आज आप अटेंड नहीं कर सकते। और इसके रिप्लाई में वो कहता है तो कमीने लगता है तू भूल चुका है मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद वो अपनी कोट के अंदर से अपने नाइफ को निकालता है और ये देख के वो दोनों गार्ड्स ही पसीना छोड़ने लगते हैं। और वो कहता है किसने कहा है मुझे रोकने को, उसे बाहर आने को कहो। और तभी वहां पे पीछे से कैंग मुंह आ जाता है जो ताइगू से कहता है देख के लग रहा है तुम अपने पुराने हैबिट को अभी तक छोड़ नहीं पाए हो, मैं तुम्हें पॉजिटिव नजर से कैसे दिखाऊं। जब जब चीजें तुम्हारी हिसाब से नहीं होती तुम सीधा चाकू निकाल लेते हो, तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें चाकू के साथ इतना ही डांस करने का शौक है अपने काम की जगह पे जाकर करो, ये हेडक्वार्टर ऑफिस है। और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है तू क्या सोचता है तू कौन है, मैं बिना किसी शक के बोर्ड मेंबर की लिस्ट में एक प्रेसिडेंट हूँ, लगता है तुझे ये बात पता नहीं है। और इसके रिप्लाई में कैंग मू कहता है सारे प्रेसिडेंट सेम नहीं होते, ये मत भूल कि तू प्रेसिडेंट है एक सब कॉन्ट्रैक्टर का, तू श्योर है तो एक टाइटल की वजह से कुछ भी कर सकता है। और ये कह के वो आगे जाने लगता है और वो कहता है इसीलिए कंपनी में इतनी ज्यादा मिस है। और वो गार्ड से कहता है अपना काम अच्छे से करो, ऐसे एक बुड़बक को तुम लोग संभाल नहीं पा रहे हो, इससे कंपनी की इमेज बिगड़ जाएगी। और तभी पीछे से ताइगू कहता है कमीने तू लकी है, कुछ मिनट पहले तो पैदा हो गया था, इसकी वजह से तुझे वो पोजीशन मिली है। इसके रिप्लाई में कैंगमू कहता है क्या रिसेप्टर, लगता है तो अपने डर को भूल चुका है। और वो गुस्से में ताइगू की तरफ आते हुए कहता है बहुत दिन हो चुके तुम मेरे हाथों से मार नहीं खाया, फाइट करके देख लेते हैं कौन टॉप पे है। और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है फाइनली तुम वो कह रहे हो जो इतनी देर से मैं सुनना चाहता था। हाँ तो अपने मुंह से बड़बड़ करना बंद कर और अपने हायरार्की को अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं। और इसके रिप्लाई में कैंगमू कहता है बकवास करना बंद कर नहीं तो मार के कुत्ता बना दूंगा। पहली बार की तरह कुछ हड्डी टूटने के बाद भी चीजें खत्म नहीं होंगी। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी उनके बीच में उनका बड़ा भाई चा उक आ जाता है जो उन्हें लड़ने नहीं देता। इसके बाद वो कैंगमू को लेके हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है और जाते हुए ताइगू से कहता है ग्रुप में रहना चाहते हो तो अननोटिस रहो और जो हम लोग करने के लिए कहेंगे उसे अच्छे से करना और अपने भाइयों के पोजीशन को बदतमीजी से हड़पने की कोशिश मत करो, समझे। और ताइगू उसके रिप्लाई में कहता है समझ गया। इसके बाद वो नरेट करता है मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इनकी गुलामी करूं। ये लोग क्या सोचते हैं मैं महान ताइगू अपनी पूरी जिंदगी इनके नीचे रहूंगा, मैं इन लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कि सियोनवा ग्रुप का नेक्स्ट टर्म ओनर कौन है। इसके बाद हमें ताइगू की जगह पे दिखाया जाता है जिसने अपने आदमी को ऑर्डर दिया था सियोनवा ग्रुप के जितने भी इलीगल बिजनेसेस हैं उनका एक फाइल बनाने को, और ये चीज उसका आदमी बहुत अच्छे से करता है तो वो अपने आदमी को शाबाशी देता है और वो फाइल पढ़ते हुए कहता है वाह मेरे भाई ने बहुत कुछ किया है। इसके बाद वो कुछ पढ़ता है और अपने आदमी से कहता है इसके बारे में तुम श्योर हो। और इसके रिप्लाई में उसका आदमी कहता है हाँ इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चाइनीज हैकर से मिला है जो इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन बॉस क्या आप ठीक रहेंगे, अगर ये बात फैल गई तो हम सब खतरे में आ सकते हैं। और ये सुन के ताइगू कहता है तुम भी मेरे पे विश्वास नहीं करते। और इसके रिप्लाई में उसका आदमी कहता है नहीं मतलब आपके बिना मैं किसको ही फॉलो कर सकता हूँ। और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है हाँ तो तुम सब लोग मेरे साथ हेड ऑफिस में अंदर जाओगे। और वो अपने चेयर से उठता हुआ कहता है तो ध्यान से ये डॉक्यूमेंट्स पिल्दू के पास डिलीवर कर दो। इसके बाद उस कमरे के अंदर से निकलने जाता है और उसका आदमी उसके लिए डोर ओपन करते हुए कहता है समझ गया बॉस। इसके बाद वो लोग कॉरिडोर में चलने लगते हैं और उसका आदमी उससे एक क्वेश्चन पूछता है बट व्हाई द यंगेस्ट, प्रोस्टिक्यूटर्स पहले ही प्रेसिडेंट के कनेक्शन से भरे हुए हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सबसे छोटा बेटा अपनी ही फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करेगा। बॉस क्या हमें और ऑप्शंस पे भी नजर नहीं डालनी चाहिए,
और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है इसीलिए तो मैं बाकी सब प्रोसिक्यूटर्स को और भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। पिल्दू के पर्सनालिटी को देखते हुए जैसे उसे ये बात पता चलेगी वो पक्का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। वो हरामी फैमिली को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। हम बस चाकू का हैंडल पिल्दू के हाथ में पकड़ा रहे हैं। इसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाता है और कहता है अब देखो वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत नाइफ डांस जरूर करेगा। वहाँ पे जितने भी आदमी थे सब उसे ग्रीट करते हैं। इसके बाद सियोन वह हमारा होगा। इसके बाद में प्रेजेंट में लाया जाता है। इसके बाद में पिल्दू को दिखाया जाता है जिसे उस बुली की बात याद आ रही होती है। इसके बाद वो नरेट करता है इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व है क्योंकि उसने सीसीटीवी में कैंग मू को देखा था। इसके बाद सीन चेंज करके हमें कैंग मू को दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर से निकल रहा होता है और उसका जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी के सामने खड़े खड़े झपकी ले रहा होता है। प्रोबेबली थका होगा बेचारा। तो कैंग ये देखता है उसे एक जोरदार चांटा मारता है और वो यही पे नहीं रुकता। वो उसे पब्लिक के सामने कुत्तों की तरह लाते बजाने लगता है और पब्लिक ये सब चीजें खड़े होकर देख रही होती है कि तभी उसका एम्प्लॉय आता है उसे रोकने के लिए और वो उसे भी एक चांटा मार देता है। और इस बंदे का नाम है चॉन गोसान और इसने एक तरीके से कैंग मू की इमेज को बचाना चाहा। तो कैंग मू ने इसे थप्पड़ क्यों मारा? यहाँ पे रोकना कोई गलती नहीं है, उसका नाम लेके उसने रोकना चाहा और कैंग मू उसे उसकी औकात दिखाता है। वो कहता है ये कंपनी है, सोच समझ के बात करो। तुम मुझे क्या कह के बुला रहे हो जरा ध्यान रखो। क्या मैं अभी भी तुम्हारा हाई स्कूल का दोस्त हूँ? तुम्हारी इसी तरह की हरकतों की वजह से नीचे के स्टाफ की हालत ऐसी हो गई है। और चोंगसू इसके लिए माफी मांगता है और कैंग मू कहता है अगर तुमने फिर से ये किया तो मैं तुम्हारा सर ही काट दूंगा। इसके रिप्लाई में चोंगसन कहता है हाँ सर मैं बहुत ध्यान से काम करूंगा। तो तभी कैंग मू को कोई कॉल करता है लेकिन कुछ कह नहीं रहा होता है और ये कॉल करने वाला और कोई नहीं पिल्दू है। और पिल्दू क्योंकि बात नहीं कर रहा था तो वो उसे सुनाने लगता है। इसके बाद पिल्दू खुद से बताता है मैं हूँ। इसके बाद कैंग मू कहता है ये मत कहना कि मैंने माँ को मारा है, लेकिन तुम जानते हो अगर मैंने किया भी है तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। आ जाओ मुझे मार दो, ट्राई करके देखो। तुम क्या सोचते हो पूरे सियोनवा को तुम अकेले हड़प लोगे? इतना ही अगर कॉन्फिडेंट है तो मुझे ढूंढ के दिखाओ। इसके बाद हमें कैंग मू को दिखाया जाता है जो एक पंचिंग बैग के ऊपर मुक्के बरसा रहा था। और क्या बैग है भाई की, और उस बैग के अंदर से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो पंचिंग बैग के ऊपर कुछ पावरफुल पंचेस मारता है। इसकी वजह से पंचिंग बैग के ऊपर के चेन्स ही टूट जाते हैं और उसके अंदर से एक घायल आदमी निकलता है। मतलब ये पंचिंग बैग के अंदर किसी को अंदर डाल के उसको अब तक मार रहा था। और इसके बाद वो कहता है मैंने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। इसके बाद उसके आदमी उस जगह को साफ करने लगते हैं और वो कपड़े पहनते हुए कहने लगता है मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कैसा चल रहा है? और चंग गुसंग रिप्लाई देता है हम लोग सारी जगह देख रहे हैं। इसके बाद कैंग मू कहता है मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए थोड़ी सी छूट देखी है क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं और अब वो हद से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ताइगू के बारे में मुझे पहले से ही पता था, वो ऐसा ही है, लेकिन पिल्दू भी यही सब करेगा, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जल्दी जल्दी हो सके मूव करो, हम डैड के इलेक्शन के साथ किसी भी तरह के इशू को अफोर्ड नहीं कर सकते। और चोंग-गुसान इसके रिप्लाई में कहता है समझ गए सर। इसके बाद कैंग मू कहता है बिल्कुल, और ताइगू और उसके आसपास के लोगों पर नजदीकी नजर रखना। मुझे चिंता हो रही है कि वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत है। और इसके रिप्लाई में चोंग-गुसान कहता है ताइगू भी, अगर उसे उस मोल होल के बारे में पता चल गया जो हमने खोदा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। और इसके रिप्लाई में कैंग मू कहता है दूर रह के सिर्फ उसके प्लान्स को सुनना है, क्या क्या करना है इसके बारे में मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं। और इसके रिप्लाई में चोंग-गुसान कहता है मुझे माफ कर दीजिए, इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और कैंग मू कहता है ये सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। इसके बाद वो चोंग-गुसान को दिखाता है उसके पैर में एक बूंद खून गिर चुका है और उसे वो चाट के साफ करना है। इसके बाद हमें चोंग-गुसान और कैंग मू के एक साथ एक फोटो दिखाई जाती है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सुबह के टाइम पे दिखाया जाता है जहाँ पे चोंग-गुसान का शिफ्ट आ चुका है गार्ड देने का, और उसी जगह पे गाड़ी के अंदर पिल्दू बैठा हुआ था। और तुम लोग समझ रहे होगे कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कैंग मू को मारने आया है। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर से चोंग-गुसान को देखते हुए नैरेट करने लगता है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। या फिर मैं कहूँ टीम लीडर चोई चोंग-सन, अगर मुझे अपने दूसरे भाई से मिलना है तो मुझे उससे डील करना पड़ेगा, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा। इसके बाद कैंग मू अपनी गाड़ी के अंदर से निकलता है और उसके हाथ में एक हैमर है और वो चोंग-गुसान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसके वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है टीम लीडर सारी चीजें सही चल रही है। जिसके रिप्लाई में वो कहता है
हाँ सारी चीजें सही है, तुम लोग अभी घर जा सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। और पिल्दू उसके एकदम सामने आ जाता है और कहता है तुम एकदम सरप्राइज नहीं लग रहे हो सकता है ऐसी चीजें तुम्हारे लिए नई नहीं है। और उसके रिप्लाई में चंगुसन कहता है नॉट रियली, इनफैक्ट मैं अभी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि रिसेंटली अकेले आने वाले तुम वो पहले आदमी हो। मुझे नहीं पता हमारे प्रेसिडेंट के साथ तुमको क्या काम है, क्योंकि आज के लिए तुम घर चले जाओ क्योंकि कल मुझे सैलरी मिलने वाली है। आज के इस अच्छे दिन में मैं किसी भी तरीके के झमेले में फंसना नहीं चाहता। लेकिन पिल्दू क्या सुनेगा, वो तभी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और चंगुसन अपने पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है इसीलिए सैलरी मैन होना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो पिल्दू के हैमर स्विंग से बचता है और उसके फेस में एक अपर कट मार देता है और इसकी वजह से पिल्दू का हैट उसके सिर से नीचे गिर जाता है। और ये देख के चंगुसन कहता है मुझे उम्मीद तो थी लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तुम वाकई यहाँ आ जाओगे गैंग पिल्दू। और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है चोंगसन पहले जैसे ही हो। इसके बाद हमें चोंगसन के बारे में थोड़ी सी चीजें पता चलती है। वो एक फॉर्मर एमएमए सेकंड प्लेस चैंपियन है। और वो रिप्लाई देता है नहीं मैं बहुत ज्यादा चेंज हो चुका हूँ, बहुत दिन बीत चुके हैं। वैसे पिल्दू सच में तुम अपने भाई के साथ यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो? मुझे पता है ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन अपने भाई से लड़कर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? मेरा सजेशन है तुम बस उससे माफी मांग लो और बात खत्म करो। और पिल्दू इसकी रिप्लाई में कहता है देखो ये एक फैमिली मैटर है और तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। और उसके रिप्लाई में वो कहता है इतने तो कोल्ड मत बनो, तुम्हें पता है मेरा पोजीशन क्या है? देखो भाई हमें तो आपका पोजीशन पता है और हमने देख भी रखा है। बैक टू स्टोरी, पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है देखो मैं यहाँ पे बातचीत करने रिलैक्स करने नहीं आया हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटते हो तो मैं जबरदस्ती तुम्हें हटा दूंगा। और ये क्या है कि वो हमला कर देता है। और चोंगुसन इसके रिप्लाई में कहता है अपने भाई की तरह बात कर रहे हो, और इससे मैं पिस ऑफ हो जाता हूँ। इसके बाद वो पिल्दू के हाथ में एक किक मारता है जिसकी वजह से पिल्दू का हैमर उसके हाथ से गिर जाता है। इसके बाद वो पिल्दू के फेस में एक पंच मारता है लेकिन पिल्दू से डॉज कर लेता है। इसके बाद पिल्दू जब उसे एक पंच मारता है तो वो उस पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो पिल्दू के फेस पे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे पिल्दू नॉकआउट। इसके बाद वो पिल्दू से कहता है और बस इतना ही है तुम्हारे पास, और तुम इसके साथ अपने भाई पर मतलब पूरी सियोनवा पर हाथ डालने का प्लान बना लिए थे। पिल्दू इतने घमंडी मत बनो और मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें कैंगमू को दिखाया जाता है जो अपने नींद से उठ चुका है और वो कहता है तो वो एक्चुअली इतनी दूर से यहाँ पे आ गया। इसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे चोंगुसन पिल्दू को घसीट के ले जा रहा होता है कि तभी वो पीछे देखता है जहाँ पिल्दू खड़ा हो चुका है। और ये देख के चोंगुसन कहता है देख के लग रहा है तुम्हारे पास अभी भी जान है खड़े होने की, ठीक अपने भाई जैसे जिद्दी हो। मुझे क्या सच में उस हद तक जाना पड़ेगा? इसके बाद पिल्दू उसके कमर को पकड़ता है और उसे वॉल में स्लैम करता है और चोंगुसन नैरेट करने लगता है इतना ही कर सकते हो, सिर्फ इसलिए पास आने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मिली कॉम्बैट में डिसएडवांटेज में हो। और जिन लोगों को मिली कॉम्बैट नहीं पता है मतलब तुम लोग गेम नहीं खेलते हो। मिली कॉम्बैट का मतलब है हैंड टू हैंड फाइट। इसके बाद पिल्दू उसे एक पंच मारता है लेकिन चोंगुसन उसे अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है और वो नैरेट करने लगता है टू ऑब्वियस, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था पहले वाला फेक था। इसके बाद सीन चेंज करके हमें कैंगमू की तरफ दिखाया जाता है जो अपने रूम से निकल के कॉरिडोर में जाते हुए एक विंडो के पास बाहर देखने लगता है। और इस तरह हमें उन दोनों की फाइट पे ले जाया जाए तो चोंगुसन अभी डिसएडवांटेज में है क्योंकि पिल्दू उसे चोक करने की कोशिश कर रहा है। और वो नैरेट करने लगता है मैं तो भूल ही गया था ये कैंगमू का छोटा भाई है और इससे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद वो पिल्दू को अपने से दूर करता है और सांस लेते हुए कहता है अगर सोचा जाए कैंगमू ने मुझे कहा है पिल्दू को उसके पास ले जाने को, और पिल्दू उसकी तरफ ही हमला करने के लिए आ रहा होता है लेकिन उसने मुझे तुम्हें इंटैक्ट ले जाने के लिए नहीं कहा है। इसके बाद वो पिल्दू के पंच से बचता है और उसके पैर को एक लॉक में फंसा लेता है और वो उससे कहता है अब तुम क्या सोचते हो, तुम क्लोज डिस्टेंस में आ चुके हो, अब कौन एडवांटेज में है। इसके बाद वो पिल्दू के पैर में प्रेशर देने लगता है, पिल्दू चिल्लाने लगता है और वो नैरेट करने लगता है बुद्धू कहे कि अभी गिव अप कर दो नहीं तो एक्चुअल में तुम्हारा पैर टूट जाएगा। और ये देखते हुए पिल्दू उल्टा चोंगुसन के ही पैर को लॉक में फंसाने लगता है। चोंगुसन पिल्दू के फेस को देख के समझ जाता है कि ये बंदा सरेंडर करने के मूड में है ही नहीं और वो एक्चुअली उसका पैर भी तोड़ देगा। और पिल्दू तोड़ भी देता है और चोंगुसन को ठिकाने लगाने के बाद पिल्दू कैंगमू के घर की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी चोंगुसन कहता है हो सकता है मैं इस हाल में पहुंच गया हूँ लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके छोटे भाई हो। वो तुम्हारे पर रहम नहीं करेगा। सबको लगता है मैं कैंगमू का साथ पैसे के लिए दे रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल बकवास है।
सच जाने बिना लोग ऐसा बोल देते हैं। तुम जानते हो मैं कभी कैंग मू के साथ जीत नहीं पाया। ये सच कौन मानेगा कि मैं कभी जीतने के बारे में सोचा ही नहीं। उसके लिए लड़ाई बस एक बोरिंग गेम होता है, क्योंकि कैंग मू के लिए ये सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं होता, बल्कि सामने वाले को अपने घुटनों पे लाने का होता है। जो लोग आखिर तक विरोध करते हैं वो उनको तोड़ देता है, चाहे उनको मार देना ही क्यों ना पड़े। ये है कैंग मू। वो कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें हारने का चांस हो। पिल्लू ध्यान से सोचो, जैसे ही तुम उस दरवाजे के आगे बढ़ोगे तुम वाकई मर जाओगे। कहीं छुप जाओ और कहीं और जाकर अपनी जिंदगी जियो। जिंदा रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। मुझे भी वही करना पड़ा था। और स्क्रिप्ट में पिल्लू कहता है मैं भी वो करना चाहता हूँ, लेकिन चोंगसन छुपने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बची है। इसके बाद वो कैंग मू के घर के कॉलिंग बेल को बजाता है और अंदर से कैंग मू दरवाजा खोलने के लिए आ रहा होता है और वो दरवाजा खुलता है और पिल्लू उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि वो कैंग मू नहीं उसकी वाइफ है, मतलब पिल्लू की भाभी। और ये देख के चोंगसन हंसने लगता है और वो कहता है मैंने सोचा कि मैंने अभी जो भी कहा तुमसे ये सब सुन के तुम यहाँ से भाग ही जाओगे, लेकिन तुम मेरी सोच से ज्यादा हिम्मत वाले निकले। अपनी भाभी का स्वागत सीधा घूंसे से करते हो। खैर शायद फर्क भी नहीं पड़ता, आखिर तुम्हारे पास सिर्फ एक से ज्यादा तो है। और ये सब सुन के पिल्लू रिप्लाई में कहता है तुम्हें देख के लग रहा है मैं मजाक के मूड में हूँ। कैंग मू कहाँ है? और चोंगसन इसके रिप्लाई में कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैंने अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन कर दिया। क्योंकि पिल्लू को चोंगसन बता नहीं रहा तो वो उसे टॉर्चर करने लगता है, उसके टूटे हुए पैर के ऊपर प्रेशर देता है और ये करने के बाद वो उससे पूछता है मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तुम मुझे बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे पैर को जिंदगी भर के लिए यूजलेस कर दूं। और स्क्रिप्ट में वो कहता है पैर बाहर में जाए। तुम्हें कोई आइडिया है कैंग मू कौन है? वो सियोनवा के एक सब्सिडरी का प्रेसिडेंट है। तुम उससे हाथ भी नहीं लगा सकते। ये मेरी तुम्हें आखिरी एडवाइस है, बहुत देर हो जाने से पहले अभी गिव अप कर दो। और पिल्लू इसके रिप्लाई में कहता है एडवाइस, आई लाइक एडवाइस, मैं भी तुम्हें एक देता हूँ। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया उसके हाथों से मरने से पहले मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। वो कहाँ है? इन पे हम लोग कुछ देर बाद में आएंगे। इससे पहले हमें कैंग मू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो है। वो कहता है मैं होप कर रहा था जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और कैंग मू के आदमियों ने 3 आदमी को पकड़ा है और कैंग मू उनसे पूछता है मैं यहाँ पे हूँ तुम लोगों को कैसे पता चला? ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। और उनमें से एक आदमी कहता है मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, मैं सच में अपने कार के अंदर अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा था। और कैंग मू इसके रिप्लाई में कहता है अगली बार एक अच्छा सा झूठ प्रिपेयर करके आना। इसके बाद वो उनके कैमरे के अंदर अपना फोटो देखता है और वो उसी कैमरे से उसी आदमी को मारता है। और वो कहता है मुझे परवाह नहीं, मुझे इस बात से खास कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम छुप छुप के मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। क्या जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रहे थे वो मैं ही हूँ? जवाब दो मुझे तुम हरामी कहीं के। और ये क्या कि वो उसे और भी मारता है, उस कैमरे से उसका सिर ही फोड़ देता है। इसके बाद कैंग मू के एक आदमी को उनमें से किसी का एक बैच मिलता है जिससे कैंग मू को पता चलता है कि ये लोग उसके बड़े भाई की कंपनी में काम करते हैं। इसके बाद कैंग मू नैरेट करने लगता है डिपार्टमेंट वर्किंग मेरे बड़े भाई के अंडर में आता है, वो अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं करता, इसके बाद भी कि मैंने उसका हर एक काम किया जो भी उसने कहा। इसके बाद उसका आदमी पूछता है सर अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग चुपचाप इसे संभाल ले? इसके बाद पिल्लू नरेट करता है अगर वो इस तरह का खेल खेलना चाहता है तो मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। और कैंग मू अपने आदमियों से कहता है नहीं इनको जाने दो। इसके बाद उसका आदमी पूछता है ऐसे ही हम लोग इनसे पूछताछ नहीं करेंगे ये लोग घुसे क्यों? और कैंग मू उस कैमरा को अपने आदमी के सिर पे मार के कहता है मैंने जो कहा सुना नहीं। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद कैंग मू सिगरेट फूकते हुए अपने आदमी से पूछता है टीम लीडर चोई चोंगगुसन कहाँ है? और इसके रिप्लाई में उसका आदमी कहता है वो प्रोबेबली आपके घर को गार्ड दे रहे होंगे। और वो अपने आदमी से कहता है कॉल करो उसे। इसके बाद उसका आदमी पूछता है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है जो मैं उनको दे दूं? स्क्रिप्ट में कैंग मू कहता है बिफोर द बिग इवेंट विद माय एल्डर ब्रदर टेल हिम टू प्रिपेयर ए फाइटर आई कैन लेट माय स्ट्रेस आउट ऑन। इसका मतलब है बंदे बोला मुझे फाइट करनी है, मुझे अपना स्ट्रेस को निकालना है। इसके बाद हमें चोंगगुसन और पिल्लू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे चोंगगुसन कह रहा होता है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ लेटली उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो एक जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रहता। नॉट टू मेंशन बट वो पहले से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हायर कर रहा है। वो
पहले इंडस्ट्री में जिनका नाम है उनको ही सिर्फ हायर करता था। अकेले वहाँ पे जाना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा है। और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसके रिप्लाई में चोंगुसन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, सोचो मेरे साथ क्या होगा अगर इसमें तुमने गड़बड़ कर दी। उस बंदे के पास शार्प इंस्टिंक्ट है। इसके बाद वो अपने सिगरेट को बुझाता है और कहता है एक जगह है जहाँ पे कैंगमो अकेले जाना पसंद करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं जानता वो कब जाता है, क्योंकि जब उसका मन होता है तभी वो जाता है। और स्क्रिप्ट में पिल्दू कहता है अगर मुझे वेट ही करना होता तो मैं इतनी दूर नहीं आता। और ये सुन के चोंगसन कहता है आई एम नॉट यू हैस्टी वन। और तभी उसे वो फोन आता है और सारी चीजें उसे बताई जाती हैं, जिसके बाद वो रिप्लाई देता है ठीक है मैं वहाँ पे चला जाऊंगा और उससे कह देना कि मैं जल्दी ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद पिल्दू गाड़ी लेके एक फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है और धीरे धीरे पिल्दू उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। और चोंगुसन नरेट करता है तुम्हारे पास कोई क्लू है कितने सारे फैक्ट्रीज को इस कंट्री के अंदर सियोनवा ओन करता है? 145। और पिल्दू उस फैक्ट्री के 2 गार्ड्स को भी ठिकाने लगा देता है। फैक्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अंदर क्या होता है ये बात बाहर कोई भी नहीं जानता और कैंगमू इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। एंट्रेंस में सिर्फ ड्राइवर और सेक्रेटरी होंगे, क्योंकि ये सब कुछ बात ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। और अगर तुम 3rd स्टोरेज रूम में जाओगे तुम खुद देख लोगे। तुम पूछ रहे हो वो वहाँ क्या करता है, मैं कैसे बताऊं? एक हॉबी, हाँ एक हॉबी, लेकिन ये सब ऐसी हॉबी है जिससे सिर्फ कैंगमू ही एंजॉय कर सकता है। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। वो सारे रूल्स इग्नोर करता है और सिर्फ अपने लिए एक गेम खेलता है। और उसे वहाँ पे कैंगमू मिलता है जो उसे कहता है मैं श्योर हूँ तुम्हें चोंगसन ने सब कुछ बता दिया होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो जितना चाहे उतना पैसा ले जाओ। और स्क्रिप्ट में पिल्दू कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। और कैंगमू कहता है क्या चाहिए? और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ ये बता दो कि किसने माँ को मारा है। और ये सुनने के बाद वो कहता है चोंगसन कुत्ते का बच्चा। पिल्दू मुझे नहीं लगता तुम इस दुनिया में किसी को भी भरोसा करते हो। और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि मैं शुरुआत से किसी पे भरोसा नहीं करता और अपनी फैमिली से तो एकदम ही नहीं। और कैंगमू कहता है हाय भगवान, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे एकदम पसंद नहीं है। आई जस्ट कांट लाइक यू। इसी वजह से तुमने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया। और पिल्दू कहता है अभी मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। और इसके रिप्लाई में कैंगमू कहता है श्योर, तुमने जब कहा था कि तुम घर छोड़ के किसी और जगह पे रहने वाले हो मैं थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। मैंने सोचा था ये तो नेचुरल है। इसके बाद वो पैसे उछालता है और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और उसके बाद वो पिल्दू के ऊपर हमला करता है, लेकिन लकीली पिल्दू उस हमले से बच जाता है। और ये देख के कैंगमू कहता है देखा जाए तो तुम पूरी तरीके से अलग हो, बाकी सब पैसों की वजह से अंधे हो चुके थे। इसके बाद में बहुत सारे डेड बॉडीज को दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें पैसों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी वजह से तुम हमारे बीच में फिट नहीं हुए। सिर्फ हमारी फैमिली को नहीं, हमारी फैमिली में या सियोनवा में तुम्हारे जैसे एक आदमी की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो पिल्दू की तरफ क्लोज इन कर लेता है और पिल्दू उसके एक पंच को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो कैंगमू के किक से नहीं बच पाता। और इस किक के इम्पैक्ट से पिल्दू थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाता है। इससे पहले ही कैंगमू उसके फेस पे एक और किक मारता है और पिल्दू इससे दूर जाके गिरता है और इस हमले की वजह से वो खांसने लगता है। और ये देख के कैंगमू कहता है मुझे भरोसा है तुम इतनी दूर मेरे से मजाक करने नहीं आए हो, खड़ा हो फिर से। और पिल्दू खड़ा होता है, कहता है अब तक तुमने जो दिखाया है उसके हिसाब से तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अब मजाक कर रहे हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। और ये सुन के कैंगमू गुस्से में कहता है अभी मैं मजाक कर रहा हूँ और पहले से बहुत ज्यादा बदल गया हूँ। और ये कहने के बाद वो पिल्दू की तरफ चार्ज करता है, फेस पे पंच, पेट पे घुटना, साइड एल्बो। और इसके बाद वो कहता है यू आर लकी, अगर वो लैंड हो जाता तो तुम अभी जमीन पे होते। और पिल्दू अपने नाक से गिरता हुआ खून पोंछता है और कैंगमू कहता है कितने दिन तुम चूहों की तरह भागते रहोगे? अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करने आए हो ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम माँ से ही पूछ लेना। और पिल्दू जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे वो बॉक्सेस के पीछे एक स्क्रू ड्राइवर देखता है, मैं यहीं पे हूँ, मुझे मेरा जवाब चाहिए। और पिल्दू तभी उसे पोक करते हुए कहता है तुम कब से सीरियसली प्लान बनाने का ट्राई कर रहे हो? और कैंगमू इसके रिप्लाई में कहता है टॉकिंग अंटिल द एंड। इसके बाद हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों को कैंगमू ने पकड़ा था और वो लोग उसी फैक्ट्री के बाहर आ चुके हैं। और ड्राइवर सीट वाला बंदा फोन पे किसी से कह रहा होता है हाँ दोनों अंदर मिल चुके हैं, अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकला है, हाँ हम लोग इस पे क्लोज नजर रखे हुए हैं। उस बात के बारे में आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने सोचा था उसे लगता है वो उसके सबसे बड़े भाई का आदमी है। अब आगे क्या करे, क्या फिलहाल के लिए सिर्फ देखते रहे? और दूसरी तरफ फोन पे जो बंदा है वो और
कोई नहीं, ताइगू है, जो उनसे कहता है इट्स फाइन, अगर उसने तुम्हें नोटिस कर लिया तो चीजें थोड़ी सी ट्रिकर हो सकती है, तो वहां से निकल जाओ, आसपास में भी नहीं रहना, कुछ दिनों के लिए छुप जाओ, इसे एक वेकेशन की तरह मान लो, ठीक है? आई विल सी यू सून। इसके बाद वो फोन रखता है और एक सिगरेट जलाता है, फूकते हुए अपनी बड़ाई करने लगता है। इसके बाद उसका आदमी उससे पूछता है, वैसे बॉस, अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और आपके दूसरे सबसे बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा फिर? गेम ओवर नहीं हो जाएगा? और ताइगू कहता है, किसे पकड़ेगा? और वो कहता है, मैं कैंग पिल्दू की बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा हम लोग जाके उसे पकड़ेंगे। और ताइगू उसके रिप्लाई में कहता है, लुक एट यू, पिल्दू को नाम से पुकार रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त है? इसके रिप्लाई में वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है, तुमने मेरे मूड को बर्बाद कर दिया। बाद उसका आदमी कहता है, आप मिस्टर कैंगमो को सबसे अच्छे से जानते हो, याद है पिछली बार वेयर हाउस के बिल्डिंग के वक्त क्या हुआ था? उन्होंने गैंगबग के गैंगस्टर के साथ बिल्कुल अकेले ही लड़ाई कर ली थी। और इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है, जो चीज वो चाहता है उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एक साइको है। और इस तरफ उन दोनों की लड़ाई पे आए तो पिल्दू ने स्क्रू ड्राइवर लेके कैंगमो की तरफ हमला कर दिया है और ताइगू नरेट करता है, आई एश्योर यू ही विल ब्रिंग ट्रबल। और यहीं पे 5 चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैंने देखा तुम लोग लाथना सगा स्वाद किंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो अगला वीडियो उस पर ही आएगा। और इस वीडियो का हाइप करना मत भूलना, प्लीज हाइप कर देना। और तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। बाय।